लोकसभा के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 272 सांसदों का समर्थन नहीं है। एनडीए गठबंधन के पास 292 समर्थक हैं सांसदों का, यानी कि 20 के आंकड़े से 2072 के आंकड़े से 20 सीटें ज्यादा हो रही हैं। अब इस गठबंधन ने जो अपना प्रचार किया और जो तमाम चीजें की, उसमें सबसे पहले आपको हम ये एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से बैठक हुई आज जो एनडीए गठबंधन की, और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो भी आपके सामने है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन ने तय किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के नेता होंगे। सभी गठबंधन के नेताओं ने वहां पर अपने हस्ताक्षर किए, और उसकी दूसरी तरफ इंडिया की गठबंधन की मीटिंग हुई, जिसमें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। उसके साथ साथ तमाम घटक दल भी वहां पर थे, और रणनीति इस बात पर बन रही है कि अब किस तरीके से सरकार तो एनडीए की बनेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन की भूमिका आने वाले दिनों में क्या होने जा रही है। अब हम बात करते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, इस मौजूदा सरकार पर कहां-कहां कौन-कौन किंग मेकर है। सबसे बड़े किंग मेकर के तौर पर दो बड़े चेहरे सामने आते हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो पहले जरा हम बात कर लेते हैं चंद्रबाबू नायडू से पहले नीतीश कुमार जी की, क्योंकि यहां पर कहानी में जरा ट्विस्ट था। आज सुबह सुबह जब नीतीश कुमार जी पटना से फ्लाइट पकड़कर एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो उस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब माफ कीजिएगा, अभी ये तस्वीरें आ रही हैं सीधे विदाई भोज जो होने जा रहा है राष्ट्रपति भवन पर, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं, और ये तस्वीरें हमने आपको वहां की दिखाई हैं। राष्ट्रपति भवन में आज विदाई भोज का कार्यक्रम है। चलिए हम आपको अब अपनी स्टोरी पर वापस ले चलते हैं। ये तस्वीर आती रहेंगी, हम गाए बगाए आपको विंडो में दिखाते रहेंगे, जिसके आधार पर आप समझ सकेंगे कि विदाई भोज की तैयारी राष्ट्रपति भवन पर क्या चल रही है। तो अब सबसे पहले देखिए कि जो प्रेशर ग्रुप अपना, उसमें नीतीश कुमार जी आज पटना की जिस फ्लाइट में बैठे थे, उसी में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे थे। दोनों नेताओं ने अगल बगल, पहले आगे पीछे बैठे थे, फिर फ्लाइट के बीच में अगल बगल बैठे, बातचीत की, और हर किसी की उम्मीदें थी कि पता नहीं क्या खबर निकल कर आने वाली है। जाहिर सी बात है, इसके बाद जो बैठक के बाद, एनडीए के बाद, उन्होंने पूरी तरीके से अपना समर्थन अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि क्या अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनता दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन का। तो सबसे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ सबसे पहले है। उसके बाद टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, एलजेपी के पास 5 सीटें हैं, रामविलास पासवान एलजेपी जिसके चिराग पासवान मुखिया है। शिवसेना के पास 7 सीटें हैं, जेडीएस को 2 सीटें मिली, एनसीपी को 1 और अन्य के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दी। अब जरा इसमें आप देखिए कि कहां पर आकर हाफ मार्क निकल जाता है। 240 प्लस टीडीपी की 16 प्लस जेडीयू की 12 और एलजेपी की 5। जैसे ही आप इन सभी सीटों को एक साथ कर दें तो 272 का आंकड़ा एनडीए पार कर जाता है। इसके बाद कितनी अतिरिक्त सीटें बचती हैं? शिवसेना की 7, जेडीएस की 2, एनसीपी की 1, और उसके बाद अन्य 9 छोटे छोटे दल। तो जाहिर सी बात है, किसी एक बड़े दल के खिसकने से एनडीए गठबंधन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवश्यक है कि टीडीपी और जेडीयू कम से कम बीजेपी के साथ बने रहें, ताकि सरकार स्थिरता से चलती रहे। ऐसे में नीतीश कुमार अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते हुए दिखाई देते हैं। अब आइए जरा हम इस पर बात करते हैं कि कैसे समीकरण बैठ रहा है। सबसे पहले टीडीपी की बात करते हैं। 16 सीट जीतकर टीडीपी अहम भूमिका में यहां पर आगे आ रही है, और टीडीपी ने जो अपनी चीजें सामने रखी हैं वो किंग मेकर की भूमिका में पहले भी आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थन में पहले भी आ चुकी है। 16 सीट जीतने के बाद एनडीए को चंद्रबाबू नायडू की सरकार में एक बड़ी हिस्सेदारी मिलती दिखाई दे रही है। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू ने जो मांगे सामने रखी हैं वो अपने आप में बहुत जबरदस्त हैं। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि शायद, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि लोकसभा स्पीकर का पद उनको मिलना चाहिए। सड़क और परिवहन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय,
स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई एक। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि चंद्रबाबू नायडू मांग सकते हैं, जिसके बारे में अभी चर्चा बड़ी होती दिखाई दे रही है। उसके बाद पीएमएलए के तहत अभी पिछले ही साल जेल की हवा खा चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिल सकता है और मिलने की पूरी गुंजाइश है, जो कि अब होता हुआ दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश में। लेकिन पीएमएलए केस में भी राहत की उम्मीद चंद्रबाबू नायडू जरूर करेंगे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि राजनीति में जबरदस्त एक अपनी पकड़ रखते हैं, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री के तौर पर वो ज्यादा सीनियर मंत्री हैं। जाहिर सी बात है, उनके पास राजनीति और गठबंधन की राजनीति का एक जबरदस्त अनुभव है और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एक बार्गेनिंग चिप पर सामने है। दूसरे बड़े बार्गेनिंग चिप नीतीश कुमार, जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था। नीतीश कुमार को पलटू राम के तौर पर हमने लगातार देखा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी कि वो एनडीए गठबंधन के साथ ही बने रहेंगे। नीतीश कुमार ने आज क्या कहा, पहले ये देख लीजिए। सरकार तो बनेगी ही, बनेगी। जाहिर सी बात है, ऑडियो बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने यही कहा कि वो एनडीए गठबंधन के साथ है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सबसे भरोसेमंद साथी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, यह भरोसा नीतीश कुमार यूं ही नहीं देने वाले। नीतीश कुमार अपने पार्टी के लिए ऐसा माना जा रहा है कि 4 मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्रालय और 2 राज्य में मंत्रालय उनकी चाहिए, 2 राज्य मंत्रालय कैबिनेट में उनको चाहिए। इसके साथ साथ बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग भी वो कर सकते हैं, जिसको लेकर वो लगातार चर्चा में रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ा आश्वासन, जो कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और शीर्ष नेताओं से चाहिए, कि जेडीयू में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। यह एश्योरेंस भी उनको चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा कहीं हो सकता है। चुनाव के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस निकलकर सामने आया है, उसने नीतीश कुमार को इम्बोल्डन कर दिया है। और ऐसा क्यों हुआ, जरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की। उनका स्ट्राइक रेट अभी हम आपको ग्राफिक पर जो सामने दिखाने जा रहे हैं वो देखिए अभी आप। वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को 20.52% मिला, स्ट्राइक रेट 70.58% है और 17 प्रत्याशी उन्होंने उतारे थे, यानी कि 5 सीटों पर ये जीत नहीं हासिल कर पाए। जेडीयू ने भी 12 सीटें यहां पर जीती, जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। जेडीयू का स्ट्राइक रेट 75% है और जेडीयू का वोट परसेंट 18.52% है। और जब आप देखते हैं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर, तो यहां पर 5 सीटें उन्हें मिली थी, 5 की 5 सीटें उन्होंने जीती। स्ट्राइक रेट 100% है, वोट शेयर 6.47% है। यानी कि नीतीश कुमार और एलजेपी, इन दोनों पार्टियों ने अपने स्ट्राइक रेट को बीजेपी से ज्यादा अच्छा रखा। यानी कि इन दोनों पार्टियों के पास आज कुछ न कुछ वसूलने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बड़े पैमाने पर है। जैसा कि चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को दरकिनार किया, टिकट खुद अपने लिए लिया। कौन कौन उम्मीदवार होगा इसका चयन उन्होंने खुद ही किया। उनकी पार्टी से सबसे कम उम्र की सांसद चुनी गई हैं, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ चिराग पासवान एक कैबिनेट में अपना पद ढूंढ रहे हैं और उसके साथ साथ एमओएस का एक पद भी पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर दल अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ अब भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करता दिखाई देगा। इसके साथ साथ शिवसेना शिंदे, ये भी 7 सांसदों के साथ है। शिवसेना शिंदे ने भी मांग की है कि कम से कम एक कैबिनेट पद और एक एमओएस उन्हें मिलना चाहिए। यहां तक कि अब जरा सोचिए, हम पार्टी के एक उम्मीदवार हैं और एक ही उम्मीदवार की जीत हुई है, उनकी भी मांग है कि उनको एक कैबिनेट पद दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अब कम से कम 10 साल के बाद गठबंधन की राजनीति की अपनी तमाम बारीकियों को और टैक्ट को एक बार फिर से सीखना और समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है जो निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब एनडीए के साथ मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसा आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय देखा करते थे। या फिर अगर आप देखें तो अहम मंत्रालय में बहुत बड़े बड़े मंत्रालय अपने सहयोगियों के साथ शेयर करने पड़े। इसके साथ साथ और क्या बदलाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी बड़ा फैसला खुद अपने आप पर नहीं ले पाएगी। सरकार अपने फैसलों को अपने सहयोगियों के साथ शेयर करेगी और सहयोगियों की रजामंदी के बाद ही बड़े फैसलों पर अमल किया जा सकेगा। और इसके साथ साथ
कुछ और फैसले हैं जिनको लेकर अब सरकार को चर्चा करनी पड़ेगी विपक्ष के साथ भी, जैसे कि वन नेशन वन पोल। भारतीय जनता पार्टी 2014 से इसे लागू करने पर पूरी तरीके से एक रजामंदी बनाने की कोशिश कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे लागू करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद से तेज की थी, लेकिन इस कोशिश को अब भारतीय जनता पार्टी को या तो धीमा करना पड़ेगा या फिर अपने सहयोगी दलों और विपक्षी पार्टियों को एक पाले में लाना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी फंक्शनिंग के स्टाइल को बड़े पैमाने पर 2014 से 2024 के बीच में जो स्टाइल थी उससे बदलकर अब एक तरह से सहयोग, समन्वय और एक साथ चलने वाली रणनीति के आधार पर बनाना पड़ेगा। हालांकि यह मुश्किल नहीं है, पहले भी किया जा चुका है। बीजेपी ने पहले भी किया है, कांग्रेस ने भी किया जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन क्या मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा करना चाहेगी? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आज ये गठबंधन की सरकार है।